This is Channels Television's breaking news. नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टाइम्स न्यूज मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। लग गए झूमर लाइटें लड़ियां लग तक लग जल गई फुलझड़ियां गोटा लहंगा फूल परौंदियां हम दिल वालों की दिवाली सोने सी चमकती है सोने सी दमकती है लाडका लड्डू मीठा मीठा मन में तेरे टूटे रे हाँ धूम धड़का बन के पटाखा मन में मेरे फूटे रे तेरे होठों पे मुस्कान सी मेरी दिवाली। वैसे आज के दिन खास आपके लिए हैप्पी दिवाली। मध्य प्रदेश भोपाल 9 आईएएस अफसरों का तबादला। राघवेंद्र सिंह वाणिज्यकर और डीपी आहूजा को उच्च शिक्षा आयुक्त बनाया गया। पी नरहरि नगरीय प्रशासन आयुक्त जनसंपर्क का अब अतिरिक्त प्रभार। मध्य प्रदेश भोपाल राज्य सरकार ने शनिवार को 9 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया। उच्च शिक्षा आयुक्त राघवेंद्र कुमार सिंह को वाणिज्यकर इंदौर में कमिश्नर बना दिया गया है, जबकि इंदौर में यह पद संभाल रहे डीपी आहूजा को राघवेंद्र की जगह उच्च शिक्षा आयुक्त बना दिया गया है। राघवेंद्र पहले भी वाणिज्यिक कर आयुक्त रह चुके हैं। उन्हें साल भर पहले ही उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ किया गया था। तबादले की पहली जो सूची जारी हुई है उसमें जनसंपर्क आयुक्त पी नरहरि को नगरीय प्रशासन आयुक्त दिखाया गया है। इसमें उनके वर्तमान पद जनसंपर्क आयुक्त का जिक्र नहीं था। इसके 2 घंटे बाद ही सरकार ने अलग से आदेश जारी कर उनको जनसंपर्क आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दे दिया, जबकि नरहरि के पास नगरीय प्रशासन व आवास विभाग का अब तक अतिरिक्त प्रभार था, जहां उन्हें नई पोस्टिंग दे दी गई है। डीपी आहूजा नई पोस्टिंग आयुक्त शिक्षा, राघवेंद्र कुमार सिंह आयुक्त वाणिज्यिक कर इंदौर, पी नरहरि आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं आवास, विकास नरवाल संचालक जनसंपर्क एवं ईडी माध्यम, चंद्रमौली शुक्ला एमडी औद्योगिक क्रेन विकास निगम इंदौर, कुमार पुरुषोत्तम एमडी विद्युत वितरण निगम इंदौर, रजनीश श्रीवास्तव कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड ग्वालियर, स्वतंत्र कुमार सिंह संचालक टाउन कंट्री प्लानिंग, अनय द्विवेदी एमडी कृषि विपणन बोर्ड एवं मंडी बोर्ड है। मध्य प्रदेश पवई विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म। बीजेपी अब 107, कांग्रेस पूर्ण बहुमत में। 10 दिन बाद बीजेपी को दूसरा झटका। पहले झाबुआ सीट गंवाई, अब पवई सीट रिक्त हुई। पवई में चुनाव आयोग उपचुनाव कराएगा। लोधी बड़ी अदालत में फैसले को चुनौती देंगे। 2 दिन पहले विशेष अदालत ने तहसीलदार से मारपीट के मामले में लोधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी।
मध्य प्रदेश भोपाल। 10 दिन पहले झाबुआ विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी को एक और झटका लग गया है। तहसीलदार से मारपीट और बलवे के मामले में राजधानी की विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए पन्ना जिले की पवई सीट से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता विधानसभा में शनिवार को समाप्त कर दी गई। साथ ही नोटिफिकेशन की प्रक्रिया पर केंद्रीय चुनाव आयोग को पवई सीट रिक्त होने की सूचना भी भेज दी गई है। गुरुवार को न्यायालय ने लोधी को 2 साल की सजा दी थी। इस फैसले की प्रमाणित प्रति शनिवार को विधानसभा पहुंची तो अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कोर्ट के फैसले के पालन में लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी। लोधी ने इस फैसले को तानाशाही पूर्ण बताया है और कहा है कि मुझे इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। मैं इस फैसले को बड़ी अदालत में चुनौती दूंगा। लोधी पर यह आरोप लगे थे। लोधी सहित 12 लोगों पर आरोप था कि उन्होंने रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले रैपुरा तहसीलदार को बीच रोड पर रोककर मारपीट की, बलवा किया। सांसदों विधायकों के मामले देखने वाली विशेष अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। कांग्रेस ने साजिश के तहत मेरी सदस्यता रद्द की, प्रहलाद लोधी ने बताया कि मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा तो मुझे मुकेश नायक ने रोका। जीता तो कांग्रेस के लोगों ने ट्रक चढ़ाकर मेरी हत्या की कोशिश की। विधानसभा चुनाव में मैंने मुकेश नायक को 24,000 वोट से हराया था। मेरे साथ यह बदले की कार्रवाई की गई। आज तक मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया। कोर्ट ने मुझे जमानत दे दी है। 12 दिसंबर तक हाईकोर्ट जाने का मौका दिया है, लेकिन इसके पहले ही साजिश के तहत मेरी सदस्यता रद्द कर दी गई। जनता मेरे साथ है। पवई से कोई नहीं जीत सकता। जिसको मैं जितवाऊंगा वही जीतेगा। विधायक मेरा ही बनेगा, मैं ही विधायक बनूंगा। कोर्ट से न्याय मांगूंगा, दिल्ली तक जाऊंगा। क्या कहते हैं नियम? जनप्रतिनिधियों को 2 साल या इससे ज्यादा की सजा हुई तो वह अपने आप हो जाएगा आयोग। विधानसभा का कहना है कि दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 की धारा 8(3) में स्पष्ट है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे अधिक की सजा हुई तो वह आयोग हो जाएगा। सिर्फ 2 साल से कम सजा मिलने पर ही अपील सुनवाई और फैसला होने तक सदस्यता बरकरार रहती है। इसका प्रावधान 8(4) में है। इसमें 30 से लेकर 60 दिन तक अपील के लिए समय मिलता है। 2013 में भैया राजा की पत्नी बीजेपी विधायक आशा रानी की सदस्यता हुई थी समाप्त। नौकरानी तिज्जीबाई के आत्महत्या के मामले में 2013 में इसमें अदालत ने बड़ा मलहरा से बीजेपी विधायक आशा रानी और उनके पति पूर्व विधायक भैया राजा को 10-10 साल की सजा सुनाई थी। इसी के बाद आशा रानी की सदस्यता समाप्त कर दी गई। राजनीतिक दुर्भावना से लिया फैसला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय लोकतांत्रिक और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। उन्होंने राजनीतिक दुर्भावना से ये काम किया है। पवई विधायक को उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है और हम जाएंगे भी। फैसला सरकार को बचाने की कोशिश। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को सिर्फ अनुशंसा का अधिकार है। सीट रिक्त तो चुनाव आयोग करता है। लोधी के मामले में अफसरों ने विधानसभा अध्यक्ष को सही जानकारी नहीं दी। यह राजनीतिक द्वेष के साथ कमलनाथ सरकार को बचाने की कोशिश है। बीजेपी 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के 109 विधायक थे। झाबुआ उपचुनाव में हार और लोधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद अब उसके 160 विधायक बचे हैं। कांग्रेस झाबुआ चुनाव के बाद पार्टी ने 115 विधायकों के साथ बहुमत को छुआ था। अब पवई सीट रिक्त होने से विधानसभा सदस्यों की संख्या घटकर 229 हो गई है। ऐसे में कांग्रेस अब पूर्ण बहुमत में है। मध्य प्रदेश भोपाल हनी ट्रैप मामला। मोनिका यादव के पिता ने कहा, मैंने पुलिस दबाव में केस दर्ज कराया था। एसआईटी बोली, हीरालाल का बयान दोनों श्वेता और आरती के दबाव में। मध्य प्रदेश भोपाल हनी ट्रैप से जुड़े मानव तस्करी केस में शनिवार को नया मोड़ आ गया है। तस्करी की एफआईआर कराने वाले मोनिका यादव के पिता हीरालाल ने मजिस्ट्रेट ज्योति राठौर की कोर्ट के बाहर मीडिया से कहा कि उन्होंने पुलिस के दबाव में एफआईआर कराई है। पुलिस ने उनसे जबरदस्ती कागजों पर हस्ताक्षर कराए, जबकि वह पढ़े लिखे नहीं हैं।
पुलिस पर आरोप लगते ही एसआईटी टीम केस डायरी के साथ कोर्ट पहुंची और हीरालाल पर श्वेता विजय जैन, आरती दयाल आदि आरोपियों के दबाव में बयान देने की बात कही। फिलहाल कोर्ट ने हीरालाल की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने की अर्जी नामंजूर कर दी है। एसआईटी बोली, श्वेता आरती बना रही दबाव। एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि इंदौर जेल में बंद आरोपी आरती दयाल, श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन आदि मोनिका यादव पर मानव तस्करी का केस वापस लेने का दबाव बना रही हैं। इसी दबाव के कारण हीरालाल अपने पूर्व में दिया बयान बदलते हुए कोर्ट में नया बयान दर्ज कराना चाहते हैं, जबकि इससे पहले हीरालाल ने खुद सीआईडी थाने में बिना किसी दबाव के एफआईआर दर्ज कराई थी। इस संबंध में मोनिका की मां और एक अन्य गवाह ने भी मामले के आरोपियों पर मोनिका को अनैतिक गतिविधियों में जबरिया धकेलने की बात स्वीकार की थी। अदालत ने अर्जी नामंजूर करते हुए लिखा, मजिस्ट्रेट ज्योति राठौर ने लिखा है कि प्रकरण की वैधानिक स्थिति से साफ है कि धारा 164 के तहत केवल पुलिस अधिकारी द्वारा उपस्थित साक्षी के ही दर्ज कराए जा सकते हैं। साक्षी हीरालाल यादव स्वयं उपस्थित हुआ है। पुलिस द्वारा उसका कोई न्यायालयीन कथन न कराया जाना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में हीरालाल की ओर से पेश आवेदन निरस्त किया जाता है। हीरालाल यादव कोर्ट के बाहर बयान दिए कि पुलिस बोली थी बेटी को छोड़ देंगे। हीरालाल यादव ने बताया कि मैंने पुलिस के कहने पर मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने उन्हें विश्वास दिलाया कि तुम एफआईआर दर्ज करा दो, तुम्हारी बेटी को हम छोड़ देंगे। पुलिस से मुझे डर लगता है और मेरी जान को खतरा भी बना हुआ है। हीरालाल पर दबाव। शशिकांत चौरसिया, टीआई पलासिया, इंदौर ने बताया कि हीरालाल पर दबाव जांच करेंगे। मोनिका के पिता बयान बदलने वाले थे, इसलिए हमने कोर्ट से उनकी अर्जी नामंजूर करने की अपील की है। कोर्ट ने हमारी बात को सुनने के बाद बयान नहीं लिए। आरोपी पक्ष के कुछ लोगों ने हीरालाल पर दबाव बनाया, हम जांच करेंगे। मध्य प्रदेश स्कूली बच्चों के परिवहन का मामला। हाईकोर्ट ने पूछा, स्कूल ऑटो वैन करेंगे या सुरक्षा बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश ग्वालियर भोपाल स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो के उपयोग पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने चिंता जताई है। जस्टिस सील नागू और जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी की डिवीजन बेंच ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए ऑटो सुरक्षित नहीं है। ऐसे में परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव ये बताएं कि विद्यार्थियों के सुरक्षित परिवहन हेतु शैक्षणिक वाहनों के नियंत्रण एवं विनियमन योजना 2019 में ऑटो को बैन किया जाएगा या फिर उनमें सुरक्षा उपायों को कड़ा किया जाएगा। दरअसल अवधेश भदौरिया ने स्कूली वाहनों में हो रही ओवरलोडिंग पर रोक लगाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में शासन को नियम बनाने के निर्देश दिए थे। आदेश के बाद भी स्कूली वाहनों में बच्चों की क्षमता निर्धारित नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने जब शासन को नोटिस जारी किया तो जवाब पेश करते हुए आरटीओ ग्वालियर एमपी सिंह ने बताया कि शासन ने विद्यार्थियों के सुरक्षित परिवहन हेतु शैक्षणिक वाहनों के नियंत्रण एवं विनियमन योजना 2019 तैयार की है। शनिवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि नई योजना में बसों के संबंध में सुरक्षा उपायों को खासी प्राथमिकता दी गई है, लेकिन ऑटो के संबंध में कोई विशेष कार्य योजना तैयार नहीं की गई है। अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी ने बताया कि इस मामले में प्रमुख सचिव को जवाब पेश करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है। मध्य प्रदेश ग्वालियर में एक ही व्यक्ति ने 17 मिनट में 2 जगह की बैंक में ठगी। इंदरगंज थाने के पास बैंक बने निशाना, दोनों जगह ग्राहकों को नकली नोट देने का झांसा दिया। मध्य प्रदेश ग्वालियर शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके इंदरगंज में शनिवार को 17 मिनट के अंदर एक ठग अपने साथी की मदद से 2 बैंकों में घुसकर 2 लोगों से 40,500 रुपए हड़प ले गया। पहली वारदात इंदरगंज थाने में 100 मीटर दूर मराठा बोर्डिंग परिसर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पेंशन निकालने गई 70 वर्षीय नर्मदा वाथम निवासी खलासीपुरा के साथ हुई। उन्हें नकली नोट का झांसा देकर ठग 9,500 रुपए ठग ले गया।
इसके बाद वह इंदरगंज थाने के सामने से होते हुए इंडियन बैंक में घुस गया। इधर पुलिस वृद्धा से वारदात के बारे में पूछताछ कर रही थी। उधर उन्हीं ठगों ने इंडियन बैंक में व्यापारी सुरेश अग्रवाल से 31,000 रुपए ठग लिए। एक साथ 2 बैंकों में ठगी की वारदात ने इंदरगंज थाना पुलिस की सतर्कता की पोल खोल दी। दोनों बैंकों से सीसीटीवी फुटेज निकलवाए गए हैं, जिसमें ठग का चेहरा स्पष्ट है, लेकिन आरोपी के बारे में पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। आरोपी अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार होकर भागा है। उसके साथी का भी चेहरा फुटेज में नजर आया है। पहली वारदात के बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए सड़क और आसपास के लोगों की चेकिंग नहीं की। पुलिस पहली वारदात के बाद घेराबंदी करती तो दूसरी वारदात होने से रोकी जा सकती थी। एसबीआई मराठा बोर्डिंग। खलासीपुरा निवासी नर्मदा वाथम ने बताया कि मैं शनिवार को पेंशन निकालने के लिए घर से एसबीआई बैंक पहुंचा। मैंने दोपहर 12:23 पर 10,000 रुपए निकाले और वहीं बेंच पर बैठकर रुपए गिन रहा था। तभी एक युवक मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, अम्मा आजकल नकली नोट आ रहे हैं, लाओ मैं देख लेता हूँ। वह एक एक करके नोट देखने लगा। एक नोट मुझे देकर बोला कि यह नोट गड़बड़ है, इसे वापस कर दो। बाकी रुपए मेरे बैग में रखने लगा। मुझे लगा कि उसने रुपए बैग में रख दिए। मैंने गौर से नहीं देखा और मैं नोट लेकर काउंटर पर बदलने चली गई। काउंटर पर बताया कि नोट सही है। मैं लौटकर आई तो वह गायब था। इंडियन बैंक इंदरगंज चौराहा। चावड़ी बाजार के सुरेश अग्रवाल दोपहर करीब 12:30 पर इंडियन बैंक पहुंचे। यहां उन्होंने रुपए निकाले। यह काउंटर के पास खड़े होकर रुपए गिन रहे थे। तभी लाइन में पीछे खड़ा एक युवक उनके पास आया। उसने उनसे कहा कि नोट ज्यादा है, नकली नोट भी आ रहे हैं, इसलिए वह मदद कर देगा। यह कहकर वह उनसे रुपए ले लिए। उसने 500 के नोट की गड्डी ली और रुपए गिनना शुरू कर दिए। 19,000 रुपए उन्हें दे दिए। इसमें से एक नोट उन्हें देकर कहा कि काउंटर पर बदल आए। यह नोट बदलने गया। तभी युवक 31,000 रुपए लेकर बाहर की तरफ भाग गया। यह वही युवक है जिसने एसबीआई में वारदात को अंजाम दिया था। मध्य प्रदेश खंडवा। पागल कुत्ते ने 24 घंटे में 40 लोगों को काटा। लोगों ने बच्चों को घर से बाहर निकलने से रोका। मध्य प्रदेश खंडवा। खंडवा शहर में एक पागल कुत्ते ने 24 घंटे के अंतराल में 40 लोगों को काट लिया। शनिवार को जिला अस्पताल में दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक 20 लोग घायल अवस्था में पहुंचे। एहतियात के तौर पर लोगों ने एक दूसरे को फोन पर सूचना दी कि बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देना। खासतौर से काले रंग का कुत्ता दिखाई दे तो उससे बचना। जानकारी मिलते ही निगम की टीम भी कुत्ते को पकड़ने के लिए निकली, लेकिन रात 9 बजे तक वह नहीं मिल पाया था। शाहीन खान स्वास्थ्य अधिकारी निगम ने बताया कि पागल कुत्तों के काटने की जानकारी मिलते ही हमारी टीम उसे पकड़ने के लिए निकल गई थी। कई जगह तलाश किया गया लेकिन पकड़ में नहीं आया है। मध्य प्रदेश। मॉक ड्रिल में आंसू गैस का गोला फटा, एसआई घायल। मध्य प्रदेश झाबुआ। सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या केस का फैसला कभी भी आ सकता है। फैसले के बाद किसी भी तरह का तनाव फैलाने की आशंका देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने शनिवार को शहर के बस स्टैंड पर मॉक ड्रिल की। इस दौरान आंसू गैस का एक गोला पुलिसकर्मियों के पास फटने से कोतवाली में पदस्थ सब इंस्पेक्टर रामेश्वर गामड़ घायल हो गए। उनके पेट पर चोट लगी और वर्दी कुछ जगह से जल गई। सब इंस्पेक्टर को जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके लिए एसपी ने कलेक्टर को पत्र लिख दिया है। शनिवार को पुलिस और प्रशासन के अफसरों की बैठक में कलेक्टर कार्यालय में रखी गई है। छत्तीसगढ़। शादी.com पर युवती से हुई दोस्ती, बिजनेस आइडिया बताकर ठगे 28 लाख रुपए। जांजगीर चांपा के युवक को ठग युवती के गैंग ने बनाया शिकार। दवा बनाने में काम आने वाले बीज का बिजनेस बताकर ठगा। जांजगीर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक युवक के साथ 28 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में इस मामले में गिरोह के तार दिल्ली और लंदन से जुड़े बताए जा रहे हैं। युवती ने बातों में फंसाकर युवक से अलग अलग किस्तों में रुपए लिए। जब तक युवक को अपने साथ ठगी का पता चलता तब तक करीब 28 लाख रुपए गंवा चुका था।
युवक की शिकायत पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। हजारों डॉलर के फायदे का लालच। चांपा पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवक गुलाब कुमार ने कुछ वक्त पहले शादी.com आईडी बनाई थी। वहां उसका संपर्क प्रिया यादव नाम की लड़की से हुआ। लड़की ने खुद को लंदन की एक एग्रो कंपनी में कार्यरत बताया। दोनों में दोस्ती बढ़ी, नंबर्स एक्सचेंज किए। इस दौरान युवती ने युवक को बीज के बिजनेस का आइडिया दिया। उससे कहा गया कि एक विशेष बीज को अगर वो $1000 में खरीदे तो $2800 में वह लंदन में बेच सकता है। युवती ने इस काम में उसकी मदद करने का भरोसा दिया। कुछ ऐसे लोगों से संपर्क भी करवाया जो बीज के खरीदार थे। वह भी युवती के साथ मिले हुए थे। युवक को दिल्ली कुछ मुलाकातों के लिए बुलाया गया। पैसे लेने के बाद कुछ बीज के छोटे पैकेट भी भेजे गए। युवक ने बताया कि सेंट्रल एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे अलग अलग बैंकों के जरिए उसने उसके खाते में पैसे ट्रांसफर किए। बाद में न कोई खरीदार आया और न ही कोई प्रोडक्ट रहा है। छत्तीसगढ़ 25 जवानों की हत्या में शामिल 3 लाख रुपए के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में लंबे समय से था सक्रिय। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर डाले हथियार। वर्ष 2014 में सुकमा के टहकावाड़ा में हमला और 2015 में मैलावाड़ा ब्लास्ट में रहा था शामिल। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शनिवार को एक खूंखार नक्सली ने सरेंडर कर दिया। पुलिस का दावा है कि सरेंडर करने वाले नक्सली पर सुरक्षा बल के 25 जवानों की हत्या का आरोप है। यह नक्सली लंबे समय से दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में सक्रिय था। सरेंडर करने वाले नक्सली प्लाटून नंबर 26 का सेक्शन कमांडर बामन मंडावी पर पुलिस ने 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के सामने बामन मंडावी ने सरेंडर किया। वर्ष 2014 में सुकमा के टहकावाड़ा में नक्सली हमले में 16 जवान शहीद हुए थे। नक्सलियों ने जवानों के हथियारों को लूटा था। दावा किया जा रहा है कि बामन मंडावी भी इसमें शामिल था। वर्ष 2015 में मैलावाड़ा ब्लास्ट में 7 जवान शहीद हुए थे। सुकमा के मरेगा में वार्ड पंच की हत्या की गई। दावा किया जा रहा है कि इन सभी वारदातों में बामन मंडावी शामिल था। पुलिस ने इस मामले में उसे आरोपी बनाया था। इसके अतिरिक्त बामन मंडावी दंतेवाड़ा के कटे कल्याण साप्ताहिक बाजार और मरजूम हमले में भी शामिल था। इन हमलों में 2 जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा भी कई हिंसात्मक घटनाओं में बामन मंडावी के शामिल होने का दावा पुलिस ने किया है। इसके सरेंडर करने से नक्सलियों को लेकर अहम जानकारी पुलिस को मिल सकती है। लगातार कई वारदातों में नाम सामने आने के बाद पुलिस ने इस पर इनाम घोषित किया था। बताया जा रहा है सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर बामन मंडावी ने सरेंडर किया है। छत्तीसगढ़ धान खरीदी के लिए 21,000 करोड़ कर्ज लेगी प्रदेश सरकार। केंद्र के इंकार के बाद भी प्रदेश सरकार 2,500 रुपए में खरीदेगी धान। रायपुर छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों से 85 लाख टन धान खरीदने के लिए सरकार 21,000 करोड़ कर्ज लेगी। धान खरीदी के साथ ही सरकार ने किसानों को इस बार बोनस देने का निर्णय लिया है। धान खरीदी के लिए मार्कफेड के माध्यम से 15,000 करोड़ कर्ज लिया जाएगा, जबकि बोनस देने के लिए सरकार 6,000 करोड़ देगी। आरबीआई के बजाय सरकार राष्ट्रीयकृत बैंक से कर्ज लेगी, जिससे कम ब्याज पर कर्ज मिल सके। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ का चावल लेने से इनकार कर दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री व केंद्रीय खाद्य मंत्री से केंद्रीय पूल के लिए 32 लाख टन चावल खरीदने के साथ बोनस देने की मांग रखी है, लेकिन केंद्र ने बोनस देने की स्थिति में चावल न लेने का शर्त रख दी है। केंद्र के रवैये को ध्यान में रखकर सरकार ने अपने स्तर पर धान खरीदी की तैयारियां कर ली हैं। इस साल 85 लाख टन धान खरीदने की तैयारी है। वित्त विभाग के अफसरों के मुताबिक धान खरीदी व बोनस देने में 21,000 करोड़ का खर्च आएगा। इसके लिए कर्ज लेने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कैबिनेट ने कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। 1 माह पहले मार्कफेड की वारदाना खरीदने व धान खरीदी की अन्य तैयारियों के लिए 900 करोड़ रुपए दिए थे। वहीं नान को पीडीएस के लिए चावल व अन्य जिन्सों की खरीदी के लिए
1000 करोड़ की क्रेडिट लिमिट की भी मंजूरी दे दी है। धान खरीदी के बाद किसानों के खाते में रुपए भी जमा किए जाते हैं। माना जा रहा है कि इन तैयारियों के कारण ही धान खरीदी में तारीखें आगे बढ़ाई गई हैं। राज्य में बीजेपी सरकार के दौरान भी केंद्र सरकार ने 2017 और 18-19 में चावल खरीदने बोनस देने की मांग रखी गई थी। उस समय भी केंद्र सरकार ने ज्यादा चावल लेने और बोनस देने से इनकार कर दिया था। इस स्थिति में समर्थन मूल्य के साथ सरकार ने प्रति क्विंटल 300 रुपये बोनस देकर 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी थी। इस पर 7,000 करोड़ का बोझ आया था। दूसरे और बड़े खर्च को देखते हुए राज्य सरकार ने आर्थिक स्थिति से सामंजस्य बनाने नए बजट में कटौती करने की तैयारियां की हैं। विभागों को सिर्फ 6% वृद्धि के साथ बजट प्रस्ताव देने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। 21,000 करोड़ खर्च लेने के साथ ही अगले साल सरकार कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का एरियस देगी। इस पर 500 करोड़ खर्च आएगा। इस तरह सरकार नए बजट में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लाएगी, क्योंकि नया रायपुर में सीएम हाउस, राजभवन व मंत्रियों के बंगले में बड़ी खर्च राशि होगी। छत्तीसगढ़ उगते सूर्य को अर्घ्य देकर हुआ छठ पूजा का समापन। घाटों पर उमड़ी भीड़। रायपुर सहित भिलाई, सरगुजा और बिलासपुर में धूमधाम से मनाई गई छठ पूजा। रायपुर के महादेव घाट में भोजपुरी सिंगर देवी ने भी लाइव परफॉर्मेंस दी। रायपुर छत्तीसगढ़। देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी कठिन उपवास उपासना के पर्व छठ पूजा का रविवार को समापन हुआ। छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इससे पहले शनिवार की शाम डूबते सूर्य की पूजा की गई। ऐसा माना जाता है कि मूलतः उत्तर भारत का यह प्रमुख पर्व एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूर्य को नमन किया जाता है। रायपुर के महादेव घाट, वीर गांव, सेजबहार, उरला, भिलाई के प्रमुख तालाबों सहित सरगुजा, अंबिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा जैसे जिलों में मिनी नॉर्थ इंडिया का माहौल देखने को मिला है। प्रसाद लेकर तोड़ा निर्जला व्रत। रायपुर के महादेव घाट पर पूजा के बाद व्रतियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया था। सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जला व्रत पूर्ण करते हुए प्रसाद लिया। छठ पूजा का प्रारंभ 31 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ हुआ था। 1 नवंबर को खरना था। उस दिन शाम को गुड़ वाली खीर खाकर लोगों ने निर्जला व्रत रखा था। 2 नवंबर को छठ वाले दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। पुराण के अनुसार सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक प्रमुख अंश को देवसेना कहा गया है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण उसका नाम षष्ठी पड़ा। षष्ठी देवी बालकों की रक्षा करती है और उन्हें दीर्घ जीवन देती है। आज भी बच्चों के जन्म के छठे दिन षष्ठी पूजा या छठी पूजा होती है। पुराणों में छठी मैया को मां कात्यायनी का स्वरूप माना गया है। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान सूर्य की बहन छठी मैया हैं। बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रजनीकांत को मिलेगा आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड। रजनीकांत को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मान मिल चुका है। रजनीकांत ने अब तक करीब 160 फिल्मों में काम किया है। 1975 में आई अपूर्व पहली फिल्म बॉलीवुड डेक्स। सुपरस्टार रजनीकांत को 50वें भारतीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली IFFI 2019 अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। शनिवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका ऐलान किया है। फेस्टिवल 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में होगा। रजनीकांत अब तक करीब 160 फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने तमिल फिल्म अपूर्व रांगल 1975 से एक्टिंग डेब्यू किया था। वे आखिरी बार तमिल फिल्म पेट्टा में नजर आए थे, जो इसी साल जनवरी में रिलीज हुई थी। रजनी की अगली फिल्म दरबार अगले साल 15 जनवरी को रिलीज होगी। बॉलीवुड में उन्होंने अंधा कानून, भगवान दादा, चालबाज, हम इंसानियत के देवता और फूल बने अंगारे जैसी फिल्मों में काम किया है। पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुके हैं रजनीकांत। भारत सरकार रजनीकांत को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित कर चुकी है। उन्हें 2014 में गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सेनेटरी अवार्ड फॉर इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। बॉलीवुड अपकमिंग नवंबर महीने में रिलीज होने वाली फिल्में। कई बड़े सितारों की फिल्मों से गुजार रहेगा बॉक्स ऑफिस। बॉलीवुड डेस्क।
नवंबर महीने की शुरुआत दो बड़ी फिल्मों की रिलीज के साथ हुई है और इस महीने आगे भी कई बड़ी फिल्में रिलीज होंगी। महीने के पहले शुक्रवार को डायरेक्टर अभिषेक पाठक की उजड़ा चमन और हॉलीवुड फिल्म टर्मिनेटर डार्क फेट रिलीज हुई है। इनमें से उजड़ा चमन मूल रूप से राजबी शेट्टी की कन्नड़ फिल्म ओंडू मोटेया काथे का ऑफिशियल रीमेक है। वहीं दूसरी फिल्म हॉलीवुड की फेमस टर्मिनेटर सीरीज की है। इस खबर में आपको नवंबर महीने के दौरान अलग अलग हफ्तों में रिलीज होने वाली बाकी फिल्मों की जानकारी हम दे रहे हैं। फिल्म बाला रिलीज डेट 7 नवंबर गुरुवार। स्टार कास्ट आयुष्मान खुराना, यामी गौतम और भूमि पेडनेकर, डायरेक्टर अमर कौशिक। फिल्म बाईपास रिलीज डेट 8 नवंबर शुक्रवार। स्टार कास्ट नील नितिन मुकेश, अदा शर्मा, समा सिकंदर, डायरेक्टर नमन नितिन मुकेश। फिल्म सैटेलाइट शंकर रिलीज डेट 8 नवंबर शुक्रवार। स्टार कास्ट सूरज पंचोली, मेघा आकाश, डायरेक्टर इरफान कमल। फिल्म मोतीचूर चकनाचूर रिलीज डेट 15 नवंबर शुक्रवार। स्टार कास्ट नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अतिया शेट्टी, विवा छिब्बर, डायरेक्टर देवमित्रा बिस्वाल। फिल्म मरजावा रिलीज डेट 15 नवंबर शुक्रवार। स्टार कास्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा, तारा सुतारिया, रितेश देशमुख, रकुल प्रीत, डायरेक्टर मिलाप जावेरी। फिल्म द भूत हॉन्टेड शिप रिलीज डेट 15 नवंबर शुक्रवार। स्टार कास्ट विकी कौशल, भूमि पेडनेकर और आशुतोष राणा, डायरेक्टर भानु प्रताप सिंह। फिल्म भंगड़ा पाले रिलीज डेट 15 नवंबर शुक्रवार। स्टार कास्ट सनी कौशल, रुखसार डिल्लो, श्रेया पिलगांवकर, डायरेक्टर स्नेहा तोरानी। फिल्म मम नगम रिलीज डेट 21 नवंबर गुरुवार। स्टार कास्ट ममूटी, प्राची तेहलान, उन्नी मुकदन, प्राची तेहलान, डायरेक्टर एम पदम कुमार। फिल्म पागलपंती रिलीज डेट 22 नवंबर शुक्रवार। स्टार कास्ट अनिल कपूर, जान अब्राहम, अरशद वारसी, लियाना डिपूज, डायरेक्टर अनीस वजमी। फिल्म डिज्नी फ्रोजन 2 रिलीज डेट 22 नवंबर शुक्रवार। स्टार कास्ट प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, वॉइस ओवर, डायरेक्टर क्रिस एंड जेनिफर। फिल्म राम प्रसाद की 13वीं रिलीज डेट 22 नवंबर शुक्रवार। स्टार कास्ट नसरुद्दीन साहब, विनय पाठक, सुप्रिया पाठक, कोकन्ना सेन, डायरेक्टर सीमा पाहवा। फिल्म कमांडो 3 रिलीज डेट 29 नवंबर शुक्रवार। स्टार कास्ट विद्युत जामवाल, अदा शर्मा, अंगिराधर, गुलशन देवैया, डायरेक्टर आदित्य दत्त। फिल्म होटल मुंबई रिलीज डेट 29 नवंबर शुक्रवार। स्टार कास्ट देव पटेल, अनुपम खेर, विपिन शर्मा, नाजनीन बुनियादी, डायरेक्टर एंटोनी मोरस। फिल्म दिल बेचारा रिलीज डेट 29 नवंबर शुक्रवार। स्टार कास्ट सुशांत सिंह राजपूत, संजना सांगी, डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा हैं। बॉलीवुड सलमान की राधे और आमिर की लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग शुरू। बॉलीवुड डेस्क। सलमान खान की फिल्म राधे की शूटिंग लोनावला में शुरू हो चुकी है। इसकी जानकारी फिल्म से जुड़ी कास्ट ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए दी। वहीं आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग भी शुरू हो गई है, जिसकी क्लिपिंग आमिर की मां जीनत हुसैन ने की है। राधे की टीम में होंगे ये स्टार्स। सलमान खान की इस फिल्म में उनके अलावा दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ, रणदीप हुड्डा भी होंगे। डायरेक्शन प्रभु देवा करेंगे। फिल्म 2020 में ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी। गौरतलब है इसी दिन अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी की फिल्म लक्ष्मी बम भी रिलीज होने वाली है। मुहूर्त का क्लेम देने पहुंची जीनत। आमिर ने लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग गुरुवार से शुरू कर दी है। फिल्म हॉलीवुड के टॉम हैंक्स की द फॉरेस्ट गंप की आधिकारिक रीमेक है। शूटिंग यशराज स्टूडियोज में अगले कुछ दिनों तक होगी। फिलहाल टीम इंडोर शूट कर रही है। शूटिंग से जुड़ी जानकारियों को गुप्त रखा जा रहा है। यह जानकारी और तस्वीर सूत्रों से मिली है। बॉलीवुड भंसाली के साथ 9 साल बाद काम करेंगे ऋतिक। गंगूबाई काठियावाड़ी में निभाएंगे हाजी मस्तान का रोल। बॉलीवुड डेस्क। संजय लीला भंसाली ने इंशाअल्लाह के बंद होने के बाद गंगूबाई काठियावाड़ी पर काम शुरू कर दिया है। इस फिल्म में वे आलिया भट्ट को लीड रोल में लेकर आ रहे हैं। अब खबर है फिल्म में ऋतिक रोशन मुंबई के डॉन हाजी मस्तान के रोल में नजर आएंगे। गंगूबाई काठियावाड़ी 11 सितंबर 2020 को रिलीज होगी। संजय ने किया ऋतिक को अप्रोच। फिल्म फेयर की खबर के अनुसार संजय ने ऋतिक को इस रोल के लिए अप्रोच किया है। गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म मुंबई की गलियों से निकलकर शहर की सबसे
खूंखार महिला की यात्रा के बारे में बताएगी। वह कैसे और कब मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाटीपुरा की सबसे उग्र और क्रूर सेक्स वर्कर बन गई। इस फिल्म का नाम पहले हीरा मंडी था और इसे प्रियंका चोपड़ा के साथ बनाया जा रहा था, लेकिन तब बात नहीं बन पाई थी। गुजारिश के बाद साथ करेंगे काम। खबर के अनुसार यदि ऋतिक इस फिल्म का हिस्सा बनते हैं तो वह भंसाली के साथ उनका 9 साल बाद फिर से काम करने का मौका होगा। इससे पहले दोनों 2010 में आई फिल्म गुजारिश में काम कर चुके हैं। हाल ही में ऋतिक की फिल्म वार ने 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार हो गई है। बॉलीवुड कबीर सिंह के बाद शाहिद कपूर फिल्म जर्सी में निभाएंगे क्रिकेटर का किरदार। यह फिल्म 28 अगस्त 2020 को रिलीज हो रही है। बॉलीवुड डेस्क जब से शाहिद कपूर की अगली फिल्म जर्सी की घोषणा हुई है, सभी को उसके बारे और अधिक जानने की बेसब्री से इंतजार है। अब पता चला है कि बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुके शाहिद कपूर इस फिल्म की तैयारियों में पूरी तरह से लीन हो गए हैं। एक सूत्र ने बताया कि शाहिद जर्सी में एक क्रिकेटर की भूमिका निभा रहे हैं। जिस तरह से वो परफेक्शन के साथ अपने किरदार को निभाते हैं, इसके लिए उन्होंने लगातार क्रिकेट सेशन के लिए जाना शुरू कर दिया है। फिल्म की शूटिंग चंडीगढ़ में नवंबर के अंत में शुरू होगी। शाहिद कहते हैं, कबीर सिंह के बाद आगे क्या करना यह तय करने में मुझे कुछ समय लगा, लेकिन जिस मिनट मैंने जर्सी देखी मुझे पता था कि मैं इसे अपनी अगली फिल्म के तौर पर करना चाहता था। यह एक अद्भुत, प्रेरणादायक और व्यक्तिगत मानवीय यात्रा है जिसके साथ मैं गहराई से जुड़ा महसूस करता हूँ। फिल्म को गौतम तिन्नौरी द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जिन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और व्यावसायिक रूप से सफल ओरिजिनल फिल्म को भी डायरेक्ट किया है। अल्लू अरविंद, अमन गिल, दिल राजू द्वारा निर्मित यह फिल्म 28 अगस्त 2020 को रिलीज हो रही है। मध्य प्रदेश सतना युवक की फेसबुक आईडी हैक कर मांगी रकम। दोस्तों के फोन आने पर दर्ज कराई थाने में शिकायत। कई महीनों से हैक की गई आईडी। मध्य प्रदेश सतना जिस तरह सतना कलेक्टर की फेसबुक आईडी को हैक करते हुए उनके परिचितों से रुपए ठगे गए थे, ठीक उसी तरह का एक और मामला उचेहरा में सामने आया है। लेकिन इस बार रुपए देने से पहले युवक को उसके दोस्तों ने फोन कर दिया। ऐसे में कोई भी व्यक्ति बदमाशों का शिकार नहीं हो पाया। इस मामले में उचेहरा में व्यवसाय करने वाले अंशु पाठक पुत्र वंश गोपाल निवासी समदरियान उचेहरा ने पुलिस को लिखित आवेदन देते हुए बताया कि उसकी फेसबुक आईडी हैक की गई है। किसी व्यक्ति ने आईडी हैक करने के बाद उसके कई परिचितों से रुपए की मांग की। गनीमत रही कि जिनके पास रुपयों के लिए मैसेज गया उन्होंने अंशु को फोन लगाकर पूछ लिया। शुक्रवार को जब अंशु को इस बात की भनक लगी तो उसने अपना पासवर्ड बदलकर उन सभी परिचितों को सूचना दी जिन्हें रुपयों के लिए मैसेज दिया गया था। पीड़ित युवक ने पुलिस से मांग की है कि फेसबुक आईडी हैक कर रुपयों की मांग करने वाले बदमाश पर कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश सतना आरपीएफ की दबिश में 1.5 लाख से ज्यादा के ई टिकट बरामद। रीवा से पकड़ा गया टिकट की कालाबाजारी का आरोपी। अदालत में पेश कर भेजा गया जेल। मध्य प्रदेश सतना रीवा रेलवे के ई टिकट की कालाबाजारी करने वालों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रेल सुरक्षा बल आरपीएफ ने फिर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस बार रीवा में छापा मारते हुए आरपीएफ ने 1.5 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के नए व पुराने टिकट बरामद करते हुए कार्रवाई की है। आरपीएफ ने बताया कि मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देशन में आरपीएफ पोस्ट प्रभारी मान सिंह ने मुखबिर की सूचना पर अपने टीम से रीवा में स्टेट बैंक के पास टूर एंड ट्रेवल्स, संगीत, संसार म्यूजिक एंड मोबाइल सेंटर में दबिश कराई। यहां एसआई जेडी मिश्रा, एएसआई महेश प्रसाद मिश्रा, आरक्षक अजीत यादव, पीजे प्रेम व आरक्षक प्रमोद कुमार मिश्रा की टीम ने छापा मारा। दुकान पर मिले संतोष कुमार कुंडलानी पुत्र किशन चंद्र उम्र 24 वर्ष निवासी सिंधी बस्ती रानी तालाब रीवा हुजूर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर उसने अपने पर्सनल यूजर आईडी का उपयोग कर रेलवे की कुल 72 ई रेल टिकट बनाना बताया। इसमें 4 लाइव टिकट मिली जिसकी कीमत 4004 रुपए बताई गई है।
इसके साथ ही पुरानी उपयोग की गई 68 नग ई रेल टिकट की कीमत 1,60,000 रुपये बताई गई है। अपराध स्वीकार किए जाने पर मौके में ही टिकट सहित एक कंप्यूटर सेट, 2 मोबाइल फोन, 1,500 रुपये नकद जब्त किए गए। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। मामले की जांच एसआई जीडी मिश्रा को दी गई है। शनिवार को आरोपी को रेल न्यायालय जबलपुर में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश सतना 49 मिनट में तय की गई रीवा से सतना की दूरी। मध्य प्रदेश सतना रीवा। मध्य प्रदेश के सतना रीवा रेल मार्ग पर 110 किलोमीटर स्पीड से ट्रेन का ट्रायल पूरा हो गया है। प्रमुख अभियंता ए.के. मलिक सुबह 11:30 पर रीवा से सतना रेलवे स्टेशन के लिए विशेष ट्रेन से ट्रायल के लिए रवाना हुए। 110 किलोमीटर की स्पीड से 49 मिनट में ट्रेन 12:13 पर सतना पहुंची। ट्रायल की रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंपेंगे। दरअसल सतना रीवा के बीच चलने वाली ट्रेनें अभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही हैं। ट्रैक पर और अधिक स्पीड बढ़ाने के लिए 110 की स्पीड का ट्रायल करने का निर्देश मिला था। प्रमुख अभियंता ने सुबह 11:30 पर रेलवे स्टेशन से विशेष कोच में बैठकर निरीक्षण प्रारंभ किया। 55 किलोमीटर की दूरी महज 49 मिनट में तय की। बताया जा रहा है कि सतना एवं रीवा रेलवे स्टेशन की दूरी ट्रेन अब 5 मिनट पहले तय करेगी। गति में कॉशन सिग्नल बने बाधा। सतना रीवा रेलवे मार्ग के बीच अभी रेलवे डबल लाइन एवं विद्युत लाइन का काम चल रहा है। इसके लिए लाइन में अभी कई जगह कॉशन सिग्नल होने के कारण ट्रेन अधिकतम 100 की स्पीड से चल रही है। रीवा सतना के बीच लगभग 9 स्थानों पर कॉशन सिग्नल है, जहां निर्धारित गति में लोको पायलट ट्रेन का संचालन करते हैं। 1 घंटे में 55 किलोमीटर की दूरी तय करती है ट्रेन। वर्तमान में 100 और 110 का ट्रैक होने के बावजूद सुपरफास्ट ट्रेनों की औसत स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है। बताया जा रहा है ट्रेनों की स्पीड में बाधक अधिक स्टॉपेज एवं चेन पुलिंग है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण इनकी स्पीड और बढ़ेगी। सतना जबलपुर ट्रैक पर लिया जायजा। प्रिंसिपल चीफ ए.के. मलिक सतना रीवा रेलवे ट्रैक का जायजा लेने के बाद सतना जबलपुर रेलवे ट्रैक का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान चीफ इंजीनियर ने सामने आई खामियों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। जबलपुर रीवा शटल में लगेंगे 2 अतिरिक्त कोच। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जबलपुर रीवा शटल में 2 अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया गया है। इससे जबलपुर रीवा, रीवा जबलपुर की यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि गाड़ी संख्या 51,701, 51,702 जबलपुर रीवा जबलपुर शटल पैसेंजर में एक वातानुकूलित कुर्सीयान और एक द्वितीय श्रेणी कुर्सीयान कोच अस्थायी रूप से 3 से बढ़ाया जा रहा है। यह व्यवस्था 31 दिसंबर तक यथावत रहेगी। मध्य प्रदेश सतना अपहरण और बलात्कार के आरोपी पहुंचे जेल। मध्य प्रदेश सतना। मध्य प्रदेश के सतना जिले में नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद बलात्कार के मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपी शुक्रवार को अदालत में पेश किए गए। वहां से आरोपियों को जेल भेजा गया है। इस कार्रवाई के बारे में सिविल लाइन थाना पुलिस ने बताया कि थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी की पुलिस टीम की मदद से नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार के मामले में फरार आरोपी मुकेश प्रजापति पुत्र राजू प्रजापति व जयकरण प्रजापति उर्फ दीपेंद्र पुत्र झल्ला प्रजापति दोनों निवासी महादेवा शिवनगर चटाई फैक्ट्री के पास को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 376, 376, 67, 341, 346 व 3/4 पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मेडिकल परीक्षण के बाद दोनों अदालत में पेश कर जेल भेजे गए हैं। पत्नी के साथ मारपीट करने वाले को जेल। इसी प्रकार रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के मरोहा में पत्नी के साथ मारपीट करने के बाद से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद आरोपी को अदालत में पेश करते हुए शुक्रवार को जेल भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक मरोहा निवासी कविता कुशवाहा ने 2 अप्रैल 2019 के रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके पति ने शराब के लिए रुपए मांगे, जब नहीं दिए तो उसने जानलेवा हमला कर दिया।
पुलिस ने पीड़िता के आरोपी पति दिलीप कुशवाहा के खिलाफ मामला कायम कर जांच शुरू कर दी थी। अंक ज्योतिष राशिफल रविवार 3 नवंबर 2019 शुभांक 036 मूलांक 1। धर्म और अध्यात्म की अभिरुचि आज आपके जीवन के ढंग में परिवर्तन ला सकते हैं। आप खुद को पहले से ज्यादा शांत महसूस करेंगे। मूलांक 2। आपके कदम मंजिल की ओर पहुंचते हुए मालूम पड़ेंगे। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पूरे दिन रहेगा। मूलांक 3। वायु जनित समस्या आज आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। सतर्क रहें और खान पान पर भी विशेष ध्यान दें। मूलांक 4। अदम्य उत्साह और इच्छा शक्ति से आज आप कठिन से कठिन काम को भी अंजाम देने में सफल साबित होते चले जाएंगे। मूलांक 5। आपकी आशावादी सोच से आज आपको बड़े से बड़े कार्य को भी अंजाम देने में सक्षम रहेंगे। अपनी इस सोच को बनाए रखें, लाभ मिलेगा। मूलांक 6। भविष्य की बातें आपको वर्तमान से दूर कर सकती हैं, अतः भविष्य से किनारा रखें और अपने आज पर ध्यान दें, लाभ मिलेगा। मूलांक 7। दिन के पहले भाग में आज आप निराशावादी सोच की चपेट में आ सकते हैं, पर कुछ ही देर में आप अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण पाने में सफल हो जाएंगे। मूलांक 8। आपके अंदर की महत्वाकांक्षा आज अपने चरम पर पहुंचती दिखेगी। हिम्मत और हौसले के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। मूलांक 9। आज के काम को आज ही निपटा लें, उसे कल पर न टालें। कल पर टालने की आपकी यह आदत आपको आज हानि पहुंचा सकती है, सतर्क रहें। मध्य प्रदेश सराफा बाजार सोना और चांदी के भाव में आई स्थिरता। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया की गिरावट के साथ कारोबार में मंदी देखी जा रही है। आज सोना और चांदी के भाव स्थिर हैं। मध्य प्रदेश भोपाल वैश्विक बाजार में मजबूत वैश्विक संकेतों और डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी के कारण शनिवार को आज सराफा बाजार में सोना और चांदी के भाव में स्थिरता दर्ज की गई है। इसका असर स्थानीय सराफा बाजार में भी देखने को मिला है। आज 22 कैरेट सोने की कीमत 36,250 रुपये प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोने की कीमत 38,060 रुपये पर स्थिर बना हुआ है, जबकि चांदी की कीमतों में 100 रुपये का उछाल देखा गया है। भोपाल में चांदी का भाव 50,600 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। सराफा व्यापारी नवनीत अग्रवाल का कहना है कि सोना चांदी के अभी ज्यादा परिवर्तन होने के आसार कम हैं, लेकिन आने वाले दिनों में सोना और चांदी में भारी तेजी आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इस बार त्योहारी सीजन में भी सोने की बिक्री अधिक हुई, वहीं चांदी के ज्वेलरी भी लोगों को अधिक पसंद आई है। फायदे का सौदा नहीं है सोना। सोने में निवेश अब फायदे का सौदा नहीं है। हालांकि कुछ कारोबारियों को अब भी लग रहा है कि सोने के दाम आगे बढ़ सकते हैं। बाजार की नज़र अमेरिका में जारी होने वाले नॉन फार्म पैरोल के आंकड़ों पर टिकी हुई है। इधर ड्यूटी घटने के कारण घटते निर्यात व बढ़ती बेरोजगारी को थामने के लिए अब एक्सपर्ट सेक्टर पर सरकार का फोकस है। शेयर बाजारों में गिरावट के बावजूद निवेशकों के सोने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाने की उम्मीद नहीं है। विश्लेषकों का कहना है कि सोने में आगे गिरावट आ सकती है। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार के समाधान के साथ ही गोल्ड की कीमतों में तेजी गिरावट दिखेगी। भोपाल में सोने का भाव 1 ग्राम 37,500 रुपये है। छत्तीसगढ़ खेत में 5 लाख रुपए के नोटों का बंडल देखकर चौंका किसान। कैश वैन से 1,64,00,000 रुपए लूट के मामले में 5 लाख रुपए मिल गए हैं। इस रकम को एक किसान ने थाने में पहुंचकर जमा कराया है। लूट की रकम किसान ने अपने पास रख ली थी। बेमेतरा छत्तीसगढ़ कैश वैन में 1,64,00,000 रुपए लूट के मामले में 5 लाख रुपए और मिल गए हैं। इस रकम को एक किसान ने दाढ़ी थाने में पहुंचकर जमा कराया है। लूट की रकम को किसान ने अपने पास रख लिया था। इस तरह अब 35 लाख रुपए मिलना बाकी है। अब तक 1,29,00,000 रुपए मिल चुके हैं।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम नौरंगपुर निवासी प्रमोद जांगड़े पिता जगमोहन जांगड़े उम्र 28 वर्ष 500 के 10 बंडल लेकर दाड़ी थाने पहुंचा और पुलिस को सौंप दिया। उसके अनुसार वह डर के कारण रकम अपने पास होने की जानकारी दे रहा था। हिम्मत जुटाकर थाने पहुंचा युवक ने हिम्मत जुटाकर रकम वापस करने का फैसला लिया। किसान ने बताया कि 5 अक्टूबर को दोपहर 1 से 1:30 बजे के लगभग हमारे गांव और ग्राम बगुली खार के ग्रामीण 4 लोगों को चोर चोर कहकर दौड़ा रहे थे। तब प्रमोद भी गांव के खार में दौड़ते हुए आ गया। खार में जाने पर उसे जानकारी हुई कि जिन चोरों को ग्रामीण दौड़ा रहे हैं वे कैश वैन को लूट कर भाग रहे हैं। वह भी उनके पीछे दौड़ने लगा। खेत में मिला था नोटों का बंडल। दौड़ते समय गांव के खार में लुटेरों की लूटी रकम में से 500 के नोट का एक बंडल गिर गया, जिसे अपने पास रख लिया। डर के कारण पुलिस और किसी व्यक्ति को नहीं बता पाया। अब उसने दाड़ी थाने पहुंचकर पूरी रकम जमा करा दी है। पुलिस ने 31 अक्टूबर को रकम की विधिवत जब्ती बनाई। रकम इस तरह मिली। 5 अक्टूबर को पुलिस ने वारदात के कुछ घंटे बाद आरोपियों को ग्रामीणों की मदद से पकड़ा था। साथ ही 80 लाख रुपए बरामद किए थे। 6 अक्टूबर को आरोपियों की निशानदेही पर ग्राम अमलीडीह में बैन के गनमैन अनिल मिश्रा से लूटी गई 12 बोर बंदूक और उसके 6 कारतूस पिस्टल का हिस्सा ग्राम बागुल के धान खेत में काले रंग के बैग में 28 लाख रुपए बरामद किए गए थे। 10 अक्टूबर को संकल्प शर्मा और सहायक पुनाराम लहरे के साथ मिलकर गमन किए गए 16 लाख रुपए बरामद किए गए। दोनों ने 8-8 लाख रुपए आपस में बांट लिए थे। छत्तीसगढ़ रायपुर शहर के 2 मंजिला इमारत में लगी आग। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मोदहापारा इलाके में अब्दुल्ला टावर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब उसके दूसरे मंजिल में अचानक भीषण आग लग गई। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मोदहापारा इलाके में अब्दुल्ला टावर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब उसके दूसरे मंजिल में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते गोदाम में रखे सामान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गए। गोदाम में आग का धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने गोदाम के मालिक को सूचना दी। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार आज सुबह मोदहापारा थाने के अंतर्गत अब्दुल्ला टावर के दूसरे इलाके में एक गोदाम में आग लग गई। गोदाम में अचानक आग लग जाने के कारण अफरा तफरी का माहौल मच गया। गोदाम में लगी आग की खबर मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। फिलहाल दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। इस आगजनी में कितना नुकसान हुआ है अभी तक पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची मोदहापारा पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। छत्तीसगढ़ 2 बैंक खातों से एक साथ हुए 1,34,000 रुपए पार। उपभोक्ता के पास आया मैसेज। बिलासपुर शहर में एटीएम क्लोनिंग की चौथी घटना सामने आई है। तारबाहर थाना क्षेत्र में गुरुवार को 3 लोगों के खातों से एटीएम क्लोनिंग का ठग ने हजारों रुपए पार कर दिए। इस बार सरकंडा देवनंदन नगर निवासी जिम ट्रेनर महिला के 2 बैंक खातों से ठग ने 1,34,000 रुपए पार कर दिए। सरकंडा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक देवनंदन नगर फेज 2 निवासी प्रतिमा तिवारी पिता के तिवारी उम्र 31 वर्ष जिम में ट्रेनर हैं। उनका SBI सरकंडा व श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित कारपोरेशन बैंक में खाता है। 23 अक्टूबर को दोपहर तकरीबन 3:19 पर ठग ने उनके SBI सरकंडा शाखा के खाते से 34,199 रुपए और कारपोरेशन बैंक खाते से 1 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए। मोबाइल पर मैसेज आने पर उन्होंने ATM कार्ड ब्लॉक कराया। उन्होंने शिकायत सरकंडा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने उनकी शिकायत को साइबर सेल भेज दिया है। घटना के 10 दिनों के बाद पुलिस ने शुक्रवार को ठग के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। तारबाहर थाने में आ चुके हैं 3 और मामले। गुरुवार को तारबाहर थाने में शहर के अलग अलग इलाकों में रहने वाले 3 लोगों ने ATM क्लोनिंग के जरिए खातों से हजारों रुपए पार किए थे।
पीड़ित व्यक्तियों ने शिकायत थाने में दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ दुर्ग पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरे अधिवक्ता, घंटों किया चक्काजाम। दुर्ग छत्तीसगढ़ कुर्सी पर पुलिस द्वारा छेड़खानी के मामले में बिना आधार एफआईआर करने और गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश करने लेट लतीफ करने पर अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। 50 से अधिक अधिवक्ताओं ने शुक्रवार शाम 4:30 पर पटेल चौक पर खड़े होकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। आंदोलन को देखने के बाद कुर्सी पर पुलिस आनन फानन संदेहियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद ही मामला शांत हुआ। आंदोलनकारी अधिवक्ताओं का कहना था कि कुर्सी पर पुलिस अधिवक्ता त्रिभुवन लाल चौधरी व उसके 2 बेटे अभितेश व अभिलेष को सुबह 11 बजे से गिरफ्तार कर थाने में रखी थी। गिरफ्तारी के बाद नियमतः पुलिस को संदेहियों को न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन पुलिस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर रही थी। बार बार संपर्क करने के बाद पुलिस कई तरह के बहाने बना रही थी। इसी बात को लेकर अधिवक्ता सदस्य एकजुट हुए और नारेबाजी करते हुए पटेल चौक पहुंचे। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अधिवक्ताओं ने जेई मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। पुलिस के उच्च अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला जैसे तैसे शांत हुआ। हालांकि न्यायालय ने बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने संदेहियों को जमानत पर रिहा कर दिया है। एक पक्षी कार्यवाही। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिभुवन लाल चौधरी ने बताया कि शुक्रवार की सुबह कुछ लोग उनके निवास के सामने सड़क किनारे पौधरोपण कर रहे थे। मुर्मी मार्ग पर पौधरोपण नहीं करने की बात को लेकर मामूली बहस हुई थी। इसके बाद उनका परिवार शांत हो गया। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों ने घर आकर मारपीट की, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने पहुंचकर की, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर छेड़खानी की धारा के तहत पुलिस ने उल्टा एफआईआर कर लिया था। बॉलीवुड अक्षय की फिल्म हाउसफुल 4 का जलवा कायम। बॉलीवुड डेस्क हाउसफुल 4 लगातार बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा कायम है। इस फिल्म को रिलीज हुए 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसकी तूफानी कमाई अभी भी जारी है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 ने शुक्रवार को करीब 8 करोड़ रुपए की कमाई की है। बात की जाए इसकी टोटल कमाई की तो इसने अभी तक 8 दिनों में 146 करोड़ रुपए की कमाई की है। अगर ये फिल्म ऐसे ही कमाई करती रही तो जल्द ही 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है। आपको बता दें कि ये फिल्म दिवाली से 2 दिन पहले रिलीज हुई थी। पहले दिन इस फिल्म ने 19 करोड़, दूसरे दिन 18 करोड़, तीसरे दिन 15 करोड़, चौथे दिन 34 करोड़, 5वें दिन 24 करोड़, छठे दिन 16 करोड़ रुपए की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार हाउसफुल 4 को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बात करें हाउसफुल 4 की तो ये 1419 के सितमगढ़ की है, जहां अक्षय, बॉबी, रितेश, कृति, पूजा, कृति एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ वजहों से अलग हो जाते हैं। 600 साल बाद तीनों जोड़े पुनर्जन्म लेते हैं और इसके बाद फिर शुरू होती है कंफ्यूजन, क्योंकि कपल्स का मिसमैच हो जाता है। इस कंफ्यूजन को अक्षय कुमार कैसे दूर करते हैं, यही फिल्म की कहानी है, जिसमें आपके हंसी के ठहाके लगने वाले हैं। बॉलीवुड सलमान खान की फिल्म राधे की पूरी हुई स्टार कास्ट। बॉलीवुड डेस्क सलमान खान की अपकमिंग फिल्म राधे को लेकर लगातार कुछ न कुछ खबरें आती रहती हैं। हाल ही में संजय लीला भंसाली के महबूब स्टूडियो में सेट लगाने फिर शिफ्ट करने की खबरों ने तेजी पकड़ी थी। दोनों के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे थे। ये साफ नजर आ रहा है कि सलमान खान की टीम ने महबूब स्टूडियो में अपना कब्जा जमा लिया है। इसकी भी खबर आई थी कि अब सलमान ने राधे की शूटिंग शुरू होने की अनाउंसमेंट कर दी है। दबंग सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म की टीम की फोटो पोस्ट की है और लिखा है कि सफर की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ये साफ हो गया है कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस के तौर पर दिशा पाटनी नजर आएंगी। सलमान ने जो फोटो शेयर की है उसमें दिशा पाटनी के साथ जैकी श्रॉफ, रणदीप हुड्डा, प्रभु देवा, अतुल अग्निहोत्री और सोहेल खान नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही सलमान ने दबंग 3 के प्रोमो वीडियो के साथ
राधे का मोशन वीडियो शेयर किया था। सलमान ने तब भी घोषणा की थी कि राधे ईद की यानी 2020 में फिल्म राधे रिलीज होगी। सलमान के साथ फर्स्ट टाइम दिशा पाटनी नजर आने वाली है। हालांकि दिशा ने सलमान के साथ एक आइटम नंबर फिल्म भारत में किया था। फिल्म राधे की शूटिंग महबूब स्टूडियो में शुरू हुई है। फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल के बाद सलमान दबंग 3 के प्रमोशन में बिजी हो जाएंगे। दबंग 3 में सलमान खान के साथ सोनाक्षी सिन्हा दिखाई देंगी। ये फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज हो रही है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड बर्थडे, शाहरुख खान के जन्मदिन पर जानिए उनकी दिलचस्प बातें। शाहरुख खान का आज 54वां जन्म दिवस है। शाहरुख खान का पेट नाम मेल ट्रेन है। फैंस ने देर रात शाहरुख को घर के बाहर से किया विश। बॉलीवुड डेस्क, शाहरुख खान का पेट नाम मेल ट्रेन है। उनके स्कूल के दिनों में दोस्त उन्हें मेल ट्रेन के नाम से बुलाया करते थे, क्योंकि वो काफी अच्छे रनर थे। शाहरुख हमेशा स्कूल में रेस जीता करते थे, जिसकी वजह से उनके फैंस ने ऐसा नाम रख दिया। शायद कम ही लोग जानते होंगे, शाहरुख एक्टर नहीं बनना चाहते थे। शाहरुख की पहली पसंद हॉकी प्लेयर बनना था। खुद किंग खान ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात बताई थी। वो हॉकी प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें ये खेल बीच में ही छोड़ना पड़ा। फिल्म चक दे इंडिया में शाहरुख ने हॉकी कोच का किरदार निभाया था। शाहरुख ने इस रोल को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया था। शाहरुख खान का पेट नाम मेल ट्रेन है। उनके स्कूल के दिनों में दोस्त उन्हें मेल ट्रेन के नाम से बुलाया करते थे, क्योंकि वो काफी अच्छे रनर थे। शाहरुख हमेशा स्कूल में रेस जीता करते थे, जिसकी वजह से उनके फैंस ने ऐसा नाम रख दिया। शायद कम लोग ही जानते होंगे कि शाहरुख एक्टर नहीं बनना चाहते थे। शाहरुख खान आज करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। उनके चार्मिंग फेस और डिंपल वाली स्माइल के लोग कायल हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब शाहरुख के ही दोस्तों का ये मानना था कि उनका चेहरा एक्टर बनने लायक नहीं है। शाहरुख ने एक बार में बताया था कि उनकी मां के अलावा कोई इस बात पर यकीन नहीं करता था कि वो एक्टर बनेंगे। अमूमन हर इंसान का पहला क्रश कोई सेलिब्रिटी ही होता है, लेकिन शाहरुख का पहला क्रश कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी गौरी खान थी। शाहरुख ने एक बार ये रिवील किया था कि गौरी को 18 साल की उम्र में पसंद करने लगे थे। तब गौरी सिर्फ 14 साल की थी। उन्होंने एक बार ये बात बताई थी, गौरी पहले ऐसी लड़की थी जिन्होंने उनसे 3 सेकंड से ज्यादा बात की थी। बॉलीवुड, जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते में नजर नहीं आएंगे ये एक्टर। बॉलीवुड डेस्क, पिछले दिनों फिल्म सत्यमेव जयते 2 का फर्स्ट लुक सामने आया है। जॉन ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा। बॉलीवुड डेस्क, निर्देशक मिलाप जावरी का कहना है कि अभिनेता मनोज बाजपेयी उनकी फिल्म सत्यमेव जयते 2 का हिस्सा नहीं होंगे। वाजपेयी ने साल 2018 में आई फिल्म सत्यमेव जयते में एक ईमानदार पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और जॉन अब्राहम के साथ उनका आमना सामना हुआ। हाल ही में मिलाप ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि सत्यमेव जयते के सीक्वल में वाजपेयी नजर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूं, लेकिन फिल्म के भाग 2 में उनके लायक किरदार नहीं है। वे बहुत वरिष्ठ हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं उनकी प्रतिभा के लायक उनको रोल नहीं दे सकता हूं। पिछले दिनों फिल्म सत्यमेव जयते 2 का फर्स्ट लुक सामने आया। जॉन ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, सत्य फिर से भारी पड़ेगा। अगली गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2020 को लौट रहा है। सत्यमेव जयते 2 पोस्टर में हिंदी में फिल्म का नाम लिखा है। राष्ट्रगान के शुरुआती 3 शब्द जन गण मन को हाईलाइट किया गया है। इसमें जॉन पुलिस की वर्दी चीरकर अपना सीना दिखा रहे हैं, जिस पर तिरंगा बना हुआ है। फिल्म में एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार जॉन के अपोजिट लीड रोल में नजर आएंगी। बॉलीवुड, जब श्रीनगर एयरपोर्ट में अनुपम खेर को घुसने नहीं दिया गया। बॉलीवुड डेस्क, बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर फिल्म इंडस्ट्रीज में अपने खास अभिनय से जाने जाते हैं। उनके किरदार में ही इतना दम होता है कि वो अपने अभिनय से ही दिल की बात बोल जाते हैं।
उन्होंने देशभक्ति के ऊपर भी कई तरह के अभिनय किए और उसमें बराबर ही खरे उतरे हैं, फिर चाहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का किरदार हो या अन्य कोई अन्य। इसके अलावा वो देश के मुद्दों पर भी खुलकर राय रखते हैं। सोशल मीडिया पर वह अपने फैंस से अक्सर संवाद करते नजर आते हैं। राजनीति में भी उनकी गहरी पकड़ है। भारत सरकार द्वारा धारा 370 के हटाए जाने से अनुपम खेर बेहद खुश है। हाल ही में उन्होंने बताया कि एक बार उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। एक कार्यक्रम के दौरान अनुपम खेर ने बताया कि 3 साल पहले उन्हें श्रीनगर में घुसने नहीं दिया गया था। वो इस जगह अपनी बहन से मिलने गए थे। साथ ही इस जगह पर आकर वो वहां झंडा फहराकर लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहते थे। अनुपम ने बताया कि इस बात से अनुपम खेर बहुत दुखी हुए थे। उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया और वहां से बाहर निकलने दिया गया। हालांकि एयरपोर्ट पर उनसे मिलने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कुछ जवान पहुंचे। धारा 370 हटने पर अनुपम खेर ने कहा कि मुझे ऐसा होने में 70 साल लग गए हैं। वो बात अलग है कि कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया था, उसे हटाना देश हित में है। आपको बता दें कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पूरी दुनिया को प्रभावित करने के बाद अनुपम खेर देव पटेल, आर्मी हैमर और नाज़नीन की मुख्य भूमिकाओं से सजी फिल्म होटल मुंबई अब भारत में अगले महीने रिलीज होने जा रही है। एंथोनी मॉरिस द्वारा निर्देशित ये फिल्म वर्ष 2008 में मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में 26 नवंबर को हुए आतंकवादी हमलों के दौरान सामने आई अदम्य मानवीय भावनाओं की सच्ची कहानी है। मध्य प्रदेश सतना, छात्रों को परोसा जा रहा ऐसा मध्याह्न भोजन जिसे मवेशी भी ना खाए। मध्य प्रदेश सतना शासन ने बच्चों को पका, गर्म और पौष्टिक भोजन देने के लिए सेंट्रल किचन की व्यवस्था की है। किचन संचालक का दायित्व है कि वह तय मापदंडों के अनुरूप बच्चों को समय पर भोजन उपलब्ध कराए, लेकिन सेंट्रल किचन संचालक बच्चों को अधपका और गुणवत्ताहीन भोजन परोस रहे हैं। ऐसा ही मामला शुक्रवार को MLB विद्यालय में सामने आया। यहाँ के बच्चों को जब मध्याह्न भोजन का खाना दिया गया तो उसमें सब्जी के नाम पर सिर्फ पानी था और खिचड़ी आधी पकी थी। लिहाजा बच्चों ने अपना खाना डस्टबिन में फेंक दिया। स्कूल में निरीक्षण में पहुंचे जन शिक्षक ने यह स्थिति देख फोटो खींचकर वायरल कर दी, पर MDM सेल को कोई सूचना नहीं दी। यहाँ की मध्याह्न भोजन प्रभारी ने भी मामले की जानकारी जिला पंचायत की MDM सेल को नहीं दी। मामला संज्ञान में आने के बाद जिला पंचायत CEO रिजू बापना ने परियोजना अधिकारी गौरव शर्मा को मौके पर भेजा। जांच में भोजन गुणवत्ताहीन मिला। सतना शहर के स्कूलों में मध्याह्न भोजन देने का काम निर्मला ज्योति महिला मंडल निराला नगर रीवा के पास है। अक्सर इनके द्वारा गुणवत्ताहीन भोजन दिया जाता है। MLB विद्यालय के शैक्षणिक अमले ने बताया कि शुक्रवार को बच्चों को परेड ग्राउंड में जाना था। इसके पहले यहाँ मध्याह्न भोजन पहुंचाया गया। बच्चों को भोजन का वितरण करने के बाद देखा कि वे अपना खाना डस्टबिन में फेंक रहे हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि सब्जी में पानी के अलावा ना तो आलू है और ना ही कोई सब्जी नहीं है। पूरी सब्जी पानी पानी है, खिचड़ी भी पूरी तरह से पकी नहीं है। उसी वक्त यहाँ जांच के लिए जन शिक्षक धर्मेंद्र सेन आए हुए थे। उन्होंने यह जानकारी मिली तो आनंद फानंद में इसकी फोटो खींची और उसे विभागीय ग्रुप में वायरल कर दिया, लेकिन नियमानुसार उन्हें यह जानकारी तत्काल जिला पंचायत के मध्याह्न भोजन सेल को देनी चाहिए। इसी तरह यहाँ की मध्याह्न भोजन प्रभारी अंजना गौतम ने भी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। अगर भोजन में गुणवत्ता की कमी थी तो उन्हें सबसे पहले इस भोजन का सैंपल सुरक्षित करना था, उसके बाद पंचनामा बनाते हुए MDM सेल को सूचना देना था। गुणवत्ताहीन भोजन का मामला जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो जिला पंचायत CEO रिजू बापना को भी खबर मिली। उन्होंने तत्काल परियोजना अधिकारी डॉक्टर गौरव शर्मा को निरीक्षण के लिए भेजा। शर्मा अपने साथ क्वालिटी मॉनिटर को लेकर स्कूल पहुंचे, पाया कि यहां सैंपल विधिवत सुरक्षित नहीं रखा गया था। फिर मौजूद भोजन को देखा और स्टाफ से बातचीत की। पाया गया कि भोजन मापदंडों के अनुरूप नहीं था और क्वालिटी भी सही नहीं थी। प्रतिवेदन तैयार। मामले में परियोजना अधिकारी गौरव शर्मा ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन के जिम्मेदारों ने गुणवत्ताहीन भोजन पाए जाने पर जो प्रक्रिया तय है
उसका पालन नहीं किया। हालांकि प्रथम दृष्टया जांच में भोजन गुणवत्ताहीन मिला है। इसका प्रतिवेदन तैयार कर जिला पंचायत सीईओ को भेज दिया जाएगा। कहते हैं सुख संपत्ति की देवी लक्ष्मी वहीं बसती है जहां स्वच्छता रहती है। आश्चर्य की बात यह है कि जहां एक तरफ हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम गंदगी फैलाते हैं। तो भैया अगली बार कचरा फैलाने से पहले सोच लीजिए, कहीं लक्ष्मी जी आपसे रूठ कर चली न जाए। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस आज। राष्ट्रपति कोविंद व पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 2000 में आज ही के दिन छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था। रायपुर, छत्तीसगढ़। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 2000 में आज ही के दिन छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। 1 नवंबर के ही दिन छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्विटर पर छत्तीसगढ़ में ट्वीट कर छत्तीसगढ़ को बधाई दी है। राष्ट्रपति कोविंद ने लिखा कि छत्तीसगढ़ के भाई बहनों मनला जय जोहार। छत्तीसगढ़ के जम्मू मनखे मनला छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई। छत्तीसगढ़ के संगे संग हमार देश विकास के नवा नवा कीर्तिमान रचे। एखर बार मोर डहल ले अब्बर शुभकामनाएं। राष्ट्रपति कोविंद। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर लिखा है, प्राकृतिक सौंदर्य के धनी राज्य छत्तीसगढ़ के निवासियों को स्थापना दिवस की बधाई। मेरी कामना है कि विभिन्न संस्कृतियों की संगम स्थली वाला यह प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़े। आपको बता दें कि 1 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के साथ साथ 6 और देशों का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश का भी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में सरकार द्वारा 3 दिवसीय राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत आज 1 नवंबर से होगी। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी चुनौती। प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाएं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा है कि मोदी अगर सरदार पटेल को मानते हैं तो वे आरएसएस पर प्रतिबंध लगाएं। देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। आरएसएस को लेकर पटेल के विचारों पर अमल करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। आरएसएस के नेताओं ने उनसे माफी मांगी। उसके बाद केवल सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित करने की शर्त पर आरएसएस से प्रतिबंध हटाया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पटेल को मानते हैं तो आरएसएस को लेकर उनके विचारों पर भी अमल किया जाए।
आरएसएस पर प्रतिबंध लगाए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वही बात होगी कि वे गांधी को अपनाना चाहते हैं लेकिन गांधी के हत्यारे की निंदा नहीं करेंगे, गोडसे मुर्दाबाद नहीं कहेंगे। हमारे महापुरुषों का कद नाप रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिन लोगों का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, जो लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर सत्ता सुख भोग रहे थे, वो आज लगातार हमारे महापुरुषों के कद नाप रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि अब हमें यह बताएं कि कश्मीर में धारा 370 को नरेंद्र मोदी ने हटाए कि अमित शाह ने, इसका श्रेय किसको दिया जाए। छत्तीसगढ़ छठ महापर्व यानी जीने के 6 संदेश। 36 घंटे का निर्जला व्रत आज से। भिलाई छत्तीसगढ़। नहाय खाए की रस्म के साथ गुरुवार से छठ पर्व की शुरुआत हो गई है। इस महापर्व के पहले दिन छठ व्रती ने सुबह स्नान कर देसी घी में अपने लिए स्वास्थ्यिक भोजन बनाया। इस दौरान व्रतधारी ने लौकी, चने की दाल और चावल खाकर व्रत की शुरुआत की। घर के शुद्धिकरण के बाद अगले 4 दिनों तक घर में सात्विक भोजन बनेगा। शुक्रवार को निर्जला व्रत के साथ खरना की रस्म निभाई जा रही है। शहर में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने छठ की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इधर घरों में महिलाओं ने गेहूं को धोकर सुखा लिया और उसकी रखवाली करते हुए छठ मैया के गीत भी गा रही हैं। बाजार में सूपा, बांस की टोकनी आदि की खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि पूजन सामग्री की खरीदारी शनिवार को ही होगी। जीने के 6 संदेश देती है छठ माता। समर्पण, न मंदिर की जरूरत, न मंत्र की, न किसी कर्मकांड की, बस समर्पित होकर भगवान सूर्य की उपासना करनी है। 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर पूजा करते हैं। अगर अपने पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ जल से अर्घ्य देकर आराधना कर सकते हैं। स्वच्छता। छठ में स्वच्छता का सबसे अधिक महत्व है। आसपास से लेकर घर में हर एक चीज की सफाई होती है। प्राकृतिक रूप से उन्हीं चीजों का उपयोग होता है जो उस समय उपलब्ध रहती हैं। नदी, तालाब, घाट सहित जाने वाले रास्ते की भी सफाई की जाती है। सादगी। इस व्रत में सादगी का विशेष ध्यान रखा जाता है। व्रत करने वाली महिलाएं श्रृंगार से भी परहेज करती हैं। व्रती महिलाएं सहित परिवार के अन्य लोग भी नंगे पैर छठ घाट तक जाते हैं। वे सिर पर पूजन सामग्री लेकर चलते हैं, उसी दौरान लौटते भी हैं। सात्विक। कार्तिक महीना शुरू होते ही व्रत करने वाले सादगी का पालन करने लगते हैं। खाने पीने से लेकर पहनने से लेकर सोने तक में सादगी और सात्विकता रहती है। व्रत के 4 दिन पहले से तो विशेष सतर्कता बरती जाती है जो व्रत के पूरा होने तक रहती है। 5वां, समरसता। छठ व्रत और पूजा सामाजिक समरसता का नायाब उदाहरण है। समाज के हर वर्ग इसमें सहभागिता रहती है। टोकरी बनाने वालों से लेकर फूल बेचने वालों तक का विशेष महत्व है। छठ गीतों में बार बार उन्हें इसके लिए धन्यवाद दिया जाता है। सहृदयता। इस व्रत में लोग एक दूसरे को दिल खोलकर मदद करते हैं। छठ व्रत के नाम पर लकड़ी, नारियल, सूप आदि को लेकर लोग मना नहीं करते हैं। इसके बाद यहाँ व्रत होता है, उन्हें सहृदय भाव से दान करते हैं। वहीं प्रसाद लेने और देने के दौरान भी सहृदयता को देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश सतना। शस्त्र लाइसेंस फर्जीवाड़ा, कलेक्टर ने सीलबंद करवाई अलमारियां। शस्त्र लाइसेंस का फर्जीवाड़ा फिर सामने आया। पूर्व कलेक्टर के नाम पर संभागायुक्त को भेजे गए दस्तावेज। मध्य प्रदेश सतना। सतना जिले में शस्त्र लाइसेंस फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एनआईए जैसी एजेंसी यहां के शस्त्र लाइसेंस फर्जीवाड़े की जांच कर रही है। 300 से ज्यादा लाइसेंस में फर्जीवाड़े की जांच के लिए एसटीएफ जबलपुर दस्तावेज अपने साथ ले गई है। इसके बाद भी फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में चौंकाने वाला मामला संभागायुक्त कार्यालय रीवा में पकड़ में आया है।
यहां से जा चुके कलेक्टर के हस्ताक्षर में वहां दस्तावेज पहुंचे तो संभागायुक्त ने जानकारी कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने शस्त्र शाखा की अलमारियां सील बंद करवा दी हैं। माना जा रहा है अब मामले को गंभीर जांच की जाएगी। जानकारी के मुताबिक नए शस्त्र लाइसेंस के लिए संभागायुक्त के पास प्रस्ताव सतना शस्त्र शाखा में भेजा गया था। जब नस्ती संभागायुक्त डॉक्टर अशोक भार्गव के पास पहुंची तो वे यह देखकर चौंक गए कि जो प्रस्ताव भेजा गया है वह वर्तमान कलेक्टर के हस्ताक्षर से नहीं पुराने कलेक्टर के नाम पर है। इस पर उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने मामले की जानकारी कलेक्टर सत्येंद्र सिंह को दी। कलेक्टर ने शाम को शस्त्र शाखा पहुंचकर डिस्पैच रजिस्टर की जांच की, साथ ही यहां की सभी अलमारियों को सीलबंद करवा दिया। इस दौरान उन्होंने यहां यह जानकारी भी ली है कि यहां 2 डिस्पैच नंबर हैं। कलेक्टर ने पकड़ा फर्जीवाड़ा। संभागायुक्त से जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर ने जब शस्त्र शाखा के दस्तावेज देखे और अपने हस्ताक्षर से भेजे प्रस्तावों के नंबर देखे तो वे चौंक गए। उन्होंने पाया कि अभी तक जिस डिस्पैच नंबर की सीरीज पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं संबंधित नंबर उससे मेल नहीं खाता है। सूत्रों की माने तो जो डिस्पैच नंबर का प्रस्ताव संभागायुक्त को भेजा गया उसका मूल पत्र जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के डीएम और भोपाल के लिए भेजा गया है। यहाँ किसी ने फर्जी डिस्पैच नंबर डालकर फर्जी तरीके से प्रस्ताव नए शस्त्र लाइसेंस के लिए संभागायुक्त के पास भेज दिए हैं। पूरे खेल में एक ही नाम। इस पूरे फर्जीवाड़े में अब तक के शस्त्र लाइसेंस की जांच रुकवाने में जिसकी भूमिका रही है उसके और उससे जुड़े लोगों की सहभागिता। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नहीं, पंजाब के सीएम होंगे मुख्य अतिथि। रायपुर छत्तीसगढ़ 1 नवंबर से शुरू होने वाले राज्योत्सव 2019 का शुभारंभ कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की जगह पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे। राज्योत्सव से एक दिन पहले यह फेरबदल किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य कारणों से सोनिया गांधी का 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरा रद्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का मुख्य अतिथि बनाया गया है। हालांकि सोनिया गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे के रद्द होने को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक अधिकृत सूचना नहीं प्राप्त हुई है। 1 से 3 नवंबर तक चलने वाले समारोह के अलग अलग दिन के लिए मुख्य अतिथियों के नाम तय किए गए हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री बघेल ने दिल्ली जाकर सोनिया गांधी को राज्योत्सव के शुभारंभ में आने का न्योता दिया था। इस कारण सोनिया गांधी को पहले दिन का मुख्य अतिथि बनाया गया है। राज्योत्सव का शुभारंभ 1 नवंबर को राजधानी के साइंस कॉलेज ग्राउंड में होगा। 3 दिन तक चलने वाले राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति की झलक दिखाई देगी। नई सरकार के बदलाव के बाद यह पहला राज्योत्सव होगा। सरकार की मंशा के अनुरूप इसे खास बनाने के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1 नवंबर को पूरे प्रदेश में शासकीय अवकाश भी घोषित किया गया है। बॉलीवुड सोशल मीडिया पर अनिल कपूर को महाराष्ट्र सीएम बनाने की उठी मांग। बॉलीवुड डेस्क, हु विल बी महाराष्ट्र सीएम। महाराष्ट्र चुनाव तो हो गए लेकिन बीजेपी और शिवसेना के बीच सीएम पद का पेच फंस गया है। दोनों पार्टियों के बीच चल रही तनाव की स्थिति पर ट्विटर यूजर सक्रिय हैं। हाल ही में एक यूजर ने अनिल कपूर को मुख्यमंत्री बनाने की सलाह दी। महाराष्ट्र चुनाव तो हो गए हैं। ट्विटर यूजर ने लिखा है कि महाराष्ट्र में जब तक कोई रास्ता नहीं निकलता तब तक अनिल कपूर को ही मुख्यमंत्री बनाकर देख लेते हैं। पर्दे पर उनके 1 दिन का कार्यकाल पूरे देश ने देखा है और सराहा है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात पर अनिल कपूर ने यूजर को ट्विटर पर जवाब भी दे दिया। अनिल कपूर ने चंद शब्दों में ही इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं नायक ही ठीक हूं। यूजर के इस सवाल पर कई अन्य यूजर्स ने भी जवाब लिखा। एक ने लिखा है, वैसे यह सलाह बुरी नहीं है। तो एक यूजर का कमेंट्स आया है कि सर, अगर जयललिता मुख्यमंत्री बन सकती है तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अनिल कपूर के मुख्यमंत्री बनने के सुझाव के साथ कमेंट्स की बाढ़ भी आ गई है। फिल्म नायक में अनिल कपूर ने 1 दिन के लिए सीएम बने थे और बहुत सारे ऐसे काम किए जो जनता के हित में थे। जनता ने 1 दिन के सीएम को काफी पसंद भी किया था।
बॉलीवुड गरीब बच्चों को खाना देते हुए जानवी कपूर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बॉलीवुड डेस्क। श्रीदेवी की बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर वैसे तो हमेशा अपने आउटफिट के लिए सुर्खियों में बनी रहती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में जानवी कपूर एक बच्चे को खाना खिलाती दिखाई दे रही हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो इंस्टाग्राम पर विरल भयानी के पेज ने अपडेट भी की है। वीडियो में ऑरेंज कलर की फिट ड्रेस पहने जानवी कपूर नजर आ रही हैं। जैसे ही वह सैलून जाने के लिए कार से उतरती हैं तो एक जरूरतमंद बच्चा उन्हें रोककर खाना मांगने लगता है। जानवी झट से वापस कार की ओर लौटती हैं और कार में रखे 2 बिस्किट के पैकेट बच्चे के हाथ में देती हैं। वहां से निकलते हुए एक गुब्बारे वाले से जानवी बात करती दिखाई दी है। कुछ देर बाद बच्चा वापस जानवी के पास आता है और वो उन्हें कुछ पैसे देती हुई दिखाई दी है। जानवी का ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लग गए झूमर लाइटें लड़ियां लग तक लग जल गई फुलझड़ियां गोटा लहंगा फूल परौंदियां हम दिल वालों की दिवाली सोने सी चमकती है सोने सी दमकती है लाडका लड्डू मीठा मीठा मन में तेरे टूटे रे हाँ धूम धड़का बन के पटाखा मन में मेरे फूटे रे तेरे होठों पे मुस्कान सी मेरी दिवाली। वैसे आज के दिन खास आपके लिए हैप्पी दिवाली। हंस वाहिनी ज्ञान आयन अम्ब विमल मति दे अम्ब विमल मति दे
Television's breaking news.